हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 13 के अंदर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को खत्म कर दिया था। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले जाओ, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा और उस लेक्चर को देख के आओ। जिसने वो लेक्चर देख लिया, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ। तो यार, आज का हमारा टॉपिक ना बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। मतलब किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है, वो चीज़ हमें आज की वीडियो के अंदर देखनी है। और उससे पहले सवाल ये उठता है कि ट्रांसपोर्टेशन तो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, लेकिन किस किस चीज़ का, ऐसी क्या क्या चीज़ है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। और ये चीज़ जानने के लिए हम लोग एक बारी किसी भी ह्यूमन बींग का, मान लो हिमांशु का, मेरा एक पूरा दिनचर्या देखते हैं, रूटीन देखते हैं क्या होता है। मैं सबसे पहले उठा, सुबह सुबह उठने के बाद मैं खाना खाने लग गया। नहीं, पहले ब्रश, हाँ चलो ब्रश कर लिया, ब्रश करने से कोई, सबसे पहले मैंने खाना खाया। वो खाना गया मेरी बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर वो खाना होगा डाइजेस्ट होने के बाद वो खाना जाएगा मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन से मेरे ब्लड के पास, और मेरा ब्लड उस खाने को लेके जाएगा सेल्स तक। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहली चीज़ जो ट्रांसपोर्ट होती है वो होता है हमारा फूड। हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल होने वाली, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होने वाली सबसे पहली चीज़ हमारा क्या है? फूड। उसके बाद क्या होता है, हमारा वो फूड हमारे सेल्स तक पहुंच गया। अब हमारे सेल्स को फूड थोड़ी चाहिए, हमारे सेल्स को तो एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए हर काम के लिए। तो वो सेल्स क्या करते हैं, उन सेल्स को करना पड़ता है रेस्पिरेशन। वो इस फूड को तोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन उनके पास कहाँ से आती है, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि नोस्ट्रिल से, नोज से हमारी ऑक्सीजन एंटर करती है, फिर जाती है लंग्स के पास, और लंग्स से फिर वो ऑक्सीजन अलग अलग सेल्स तक पहुंच जाती है बाय ब्लड। यानी कि अगली चीज जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है वो हो रही है ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, वो ब्लड से ऑक्सीजन पहुंच गई सेल्स तक। सेल्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन और फूड का यूज करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है हमारे लंग्स तक वापसी बाहर निकलने के लिए, एक्सहेल होने के लिए। यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। और ऊपर से कोई भी मिनरल, कोई भी ग्लूकोज, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर होगी वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी। साथ ही साथ कोई वेस्ट होगा वो भी हमारा ब्लड के अंदर ट्रैवल करता है। यानी कि सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होती है। हमने 11th लेक्चर के अंदर सबसे पहले जब ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक्स पढ़े थे, तब मैंने तुम्हें बताया था एवरीथिंग नीड्स अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी ना किसी साधन की ज़रूरत होती है। ये पेन यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, हाथ का साधन बना। ये हाथ नहीं होता तो ये यहीं पड़ा रहता। ऐसे मैं देखता रहता हूँ, कोई उठ करके चला जा लैपटॉप के ऊपर, बात थोड़ी मानेगा मेरी। कोई ना कोई मीडियम देना पड़ेगा इसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए। वही सेम चीज़ ह्यूमन बींग्स के अंदर मीडियम कौन बनता है, हमारा ब्लड बनता है। ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ ब्लड के अंदर मिक्स होकर चली जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक। उम्मीद है तुम्हें इतनी बात समझ में आई होगी। अब साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम और दूसरा होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या बोला मैंने, लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उससे पहले एक बारी हम लोग थोड़े बहुत एग्जांपल्स को याद करते हैं। मानने की कोशिश करना, मेरे को जाना है पौधों में पानी देना। मुझे बोला गया मेरी मम्मी ने कि जा हिमांशु बेटा जाकर के पौधों में पानी दे के आ। मैं गया पौधों में पानी देने के लिए। अब पौधों में पानी देने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं बाल्टी में या मग के अंदर पानी भर के जाऊँ, पौधों के अंदर वो पानी दे करके ऐसे फेंक दूँ, पौधों के अंदर वो पानी दे के फेंक दूँ। अब उस केस में क्या होगा, किसी पौधे के ऊपर पानी ज़्यादा गिरेगा, किसी पौधे के ऊपर पानी कम गिरेगा। यही सेम चीज़ होती है ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर। ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या होता है, जो वो ब्लड है उसके पास कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे मेरे पानी था, उसके पास कोई बाउंड्री नहीं, ऐसे उछालूंगा कहीं ना कहीं ज़्यादा कम गिर जाएगा। सेम चीज़ ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उसके पास, ब्लड के पास कोई बाउंड्री नहीं है। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भरा रहता है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भरा रहता है। जरा से भी कोई गैस या कोई ग्लूकोज उस ब्लड के अंदर गिरेगा या ट्रांसपोर्ट होने की कोशिश करेगा तो कहीं ज़्यादा चला जाएगा, कहीं कम चला जाएगा, कोई गारंटी नहीं। दूसरा आता है हमारे पास क्लोज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो हमारे पास होता है ह्यूमन बींग्स के पास, क्लोज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड है, जिस चीज़ के अंदर भी, जो भी मीडियम है, जिस भी चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ ट्रैवल कर रही है, वो फ्लो होता है वेसल्स के अंदर, पाइप के अंदर। मतलब उनके पास एक बाउंड्री है, उससे बाहर नहीं निकल सकते। जैसे मान लो मैं दोबारा पौधों को पानी देने जा रहा हूँ बाय पाइप, पाइप की हेल्प से,
जो वाटर का पाइप नहीं होता, पानी का पाइप लेके जा रहा हूँ और हर एक पौधे को थोड़ा 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 पानी देने की कोशिश करता हूँ। अब क्या है, मेरे उस पानी के पास बाउंड्री है, जहां मैं उस पानी को लेके जाना चाहूंगा वहां वो मेरा पानी जाएगा, जिधर मैं पानी ज्यादा गिरना चाहूंगा उधर वो पानी ज्यादा गिरेगा, जिधर मैं उस पानी को कम गिरूंगा उधर वो पानी कम गिरेगा। बिल्कुल सही है। सेम चीज हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, हमारी नसों के अंदर फ्लो करता है, हमारी नस पाइप है जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ऐसे ही नहीं भरा रहता। तुम अगर कहीं कट वट भी लगता है ना तो वहां की नस कटेगी, उसके अंदर की जितनी भी नर्व्स है, जितने भी ब्लड वेसल्स है वो कटेंगे, तभी जाकर के ब्लड बाहर आता है, नहीं तो नहीं आता। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं भरा होता, हमारी बॉडी के अंदर होती है ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अब यही सिस्टम है, दो तरह के सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने लगे हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दो चीजें आती है, सबसे पहला आता है हमारा हार्ट और दूसरा आता है हमारे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स वो पाइप जिनके अंदर हमारा ब्लड फ्लो होगा, हमारे जो भी मीडियम है वो फ्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और हार्ट का क्या काम है, अब एक बात बताना, तुम्हें किसी पाइप के अंदर, अब मैं मान लो किसी पाइप के अंदर किसी चीज़ को फ्लो करवाना चाहता हूँ, मेरे पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है तो बिना प्रेशर के फ्लो कर जाएगा? वो प्रेशर देता है पीछे से नल, नल पानी को प्रेशर देता है तभी तो जाकर के वो एक पाइप के दूसरे एंड तक पहुंच पाता है। कहोगे बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर मेरे ब्लड वेसल्स के अंदर मुझे ब्लड फ्लो करवाना है, मुझे मेरे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करवाना है तो उसको प्रेशर देना पड़ेगा, और वो प्रेशर देने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। अब मेरे ब्लड के अंदर कोई भी चीज़ मिक्स होगी तो मेरे ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग जगह तक रीच करेगी, अलग अलग जगह तक पहुंचेगी। किसके थ्रू? प्रेशर के थ्रू। वो प्रेशर देगा हार्ट, और अलग अलग जगहों तक हमारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है? फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, मतलब गैसेज, खाना और वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे मानने की कोशिश करना, एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट होती है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिखते समय मेरा हाथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मूव कर रहा है तो यानी कि यहाँ पे नसों में जो जितने भी ब्लड वेसल्स है ना, उनके ऊपर टेंशन क्रिएट होगी कि यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड का आना जाना ज़्यादा हो जाएगा, और ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट होने में मेरा हाथ उसका लाभ उठा लेगा। ब्लड आया एनर्जी लेकर, ब्लड आया एनर्जी लेकर, और उसकी एनर्जी का फायदा मेरे हाथ ने उठा लिया, और वो बिना एनर्जी का ब्लड वापसी मेरा सेल्स ने भेज दिया कि जा बेटा ब्लड, अब तू दोबारा एनर्जी ले गया, जब मेरे को जरूरत होगी तो मैं यूज़ करूँगा। ऐसे ही चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। हमारा ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और उसको फ्लो करवाने में हेल्प कौन करवाता है? हमारा हार्ट करवाता है। तो ये ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में भी हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। हम लोग इस पूरे टॉपिक को 2 लेक्चर्स के अंदर खत्म करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों को सिर्फ ब्लड के बारे में पढ़ना है कि जिस चीज़ के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अब मुझे अगर वो पूरे ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी करना था कि मैं पौधों को पानी देने जा रहा हूँ तो क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा? सबसे पहले उस नल के बारे में जो उस पानी को प्रेशर दे रहा है, उसके बाद उस पाइप के बारे में जिसके अंदर वो पानी फ्लो कर रहा है, और उस पानी के बारे में भी स्टडी करनी पड़ेगी जो एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। इन 3 चीज़ों की अगर मैं स्टडी कर लूँ तो मेरा पूरा ट्रांसपोर्टेशन मेरे को समझ में आ जाएगा। सेम चीज़ अगर मैं ब्लड की, ब्लड वेसल्स की और हार्ट की स्टडी कर लूँ तो मेरे को पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ जाएगा कि ब्लड हमारा किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे लेकर के जा पाता है। और मेनली हम लोग यहाँ पे फोकस किस पे करते हैं? गैसेस पे, गैसेस के ट्रांसपोर्ट पे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट पे। क्या बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन बींग्स। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो किन्हीं किन्हीं चीज़ों को कनेक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ब्लड हमारी बॉडी का एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए, हमारे वेस्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए। कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो किस वजह से होती है? ब्लड से। और ब्लड को प्लाज्मा फ्लूइड भी कहा जाता है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे इस चीज़ को देखेंगे, इस पर इतना गौर मत करना। तो अब हम लोग पढ़ने लगे अपने ब्लड की तरफ। तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ब्लड फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस ब्लड के अंदर 4 तरह के कंपोनेंट्स तुम देख पाओगे। वैसे देख तो तुम 3 ही पा रहे होगे, चौथा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, पर मैं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है। इस ब्लड के अंदर तुम्हें 3 चीजें दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले ये रेड वाले सेल्स तुम देख पा रहे हो, जितने भी रेड वाले सेल्स हैं तुम्हें एक तो ये दिखाई दे रहे होगे, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। तुम्हें यहाँ पर ये व्हाइट वाले सेल्स भी दिखाई दे रहे होगे, थोड़े बहुत ग्रे ग्रे से, तुम कहोगे ठीक है ये भी दिखाई दे रहे हैं अलग से। और साथ ही साथ ये वाली व्हाइट वाली चीज़ भी दिखाई दे रही होगी। 2 व्हाइट कलर के सेल्स हैं और एक रेड कलर का सेल है, जो तुम 3 तरह की चीज़ें देख पा रहे हो अलग अलग। बस इन 2 व्हाइट में अंतर क्या है? इसकी शेप कुछ और है, इसकी शेप कुछ और है। बात क्लियर है? अब क्या होता है, ये जितने भी रेड सेल्स हैं उनको हम लोग कहते हैं RBCs, रेड ब्लड सेल्स।
हमारे ब्लड के अंदर फ्लो होने वाले सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स में से एक है हमारा आरबीसीज। आरबीसीज होते क्या है? रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम लोग यूर्थोसाइट्स भी कहते हैं, जिनको हम लोग यूर्थोसाइट्स भी कहते हैं। और ये रेड ब्लड सेल्स करते क्या है? इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर ना हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है जो इन आरबीसीज को रेड कलर देने का काम करता है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो आरबीसीज के अंदर होता है, और आरबीसीज को क्या काम करता है? रेड कलर देने का काम करता है। रेड कलर आरबीसीज का किस वजह से हुआ? हीमोग्लोबिन की वजह से। और एक ब्लड की ड्रॉप के अंदर ना मिलियंस ऑफ आरबीसीज होते हैं, बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होते हैं। यानी कि इतने सारे लाल रंग के सेल्स होने की वजह से ब्लड का कलर भी कैसा आ जाता है? रेड आ जाता है। क्या तुम बात समझ पा रहे हो? अगर मैंने एक ड्रॉप ऑफ ब्लड निकाली है ना, तो इसके अंदर मिलियन ऑफ आरबीसीज पड़े होंगे, बहुत सारे आरबीसीज होंगे इसके अंदर, और हर एक आरबीसी का कलर क्या है? रेड है। इसी वजह से मेरे ब्लड का कलर भी क्या आ जाता है? रेड आ जाता है। और अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो ऑक्सीजन मेरे लंग्स तक पहुंचती है ना, अब इस आरबीसीज का काम क्या है? सिर्फ रेड कलर प्रोवाइड करना हमारे ब्लड को? नहीं। जो ऑक्सीजन मेरे लंग्स तक पहुंची है, वो ऑक्सीजन मेरे ब्लड के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाती, मिल नहीं पाती, तो ब्लड से वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करेगी कैसे? तो ये आरबीसीज क्या करते हैं? आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो उस ऑक्सीजन को अपने अंदर कैरी कर लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। आरबीसीज का काम क्या होता है? कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेके अलग अलग सेल्स तक बॉडी के पहुंचा देना। किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है और अलग अलग सेल्स तक पहुंचा देता है। अब हीमोग्लोबिन कैरी करे या आरबीसी कैरी करे की तो बात है, हीमोग्लोबिन के आरबीसी के अंदर ही तो होता है हीमोग्लोबिन। तुम कहोगे बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन और क्या करता है? रेड कलर देने का काम करता है हमारे ब्लड को। तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? और हमारे आरबीसी हर 120 दिन के अंदर रिन्यू होते रहते हैं। और अगला कंपोनेंट अब हमारे ब्लड के अंदर आता है डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये चीज हमने थोड़ा नॉस्टैल्जिक सा लग रहा होगा, हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनका दूसरा नाम होता है लिम्फोसाइट्स। इनको लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, अनदर नाम। और डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है? अब हमारी बॉडी के अंदर कभी भी कोई बैक्टीरिया आ जाता है या कोई भी वायरस आ जाता है ना, तो है तो वो भी सेल, है तो वो लिविंग, तो उसके सेल से लड़ने के लिए हमारे डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज का मतलब क्या है? कुछ ऐसे सेल्स बनाते हैं जो उस वायरस को या उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को खत्म कर पाए, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज करते क्या है? फाइट फ्रॉम इन्फेक्शन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बनती है, और हमारे ब्लड के अंदर कोई भी अगर वायरस आ जाता है तो हमारी एंटीबॉडीज उन वायरस से फाइट करती है और हम लोगों को क्योर करती है, हम लोगों को बचाती है, ठीक है, प्रिवेंट करती है। और डब्ल्यूबीसीज को हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को डिजीज से प्रिवेंट करता है। अब साथ ही साथ तीसरा जो हम लोग आ चुके हैं हमारे प्लेटलेट्स की तरफ। अब एक बात समझने की कोशिश करना, मान लो कभी मेरे कट लग गया, मान लो मेरे कभी कट लग गया। अब कट लगने पे क्या होता है? यहाँ से खून निकलता है, यानी कि मिलियंस ऑफ आरबीसीज निकलने लग जाते हैं, बहुत सारे आरबीसीज निकलते हैं, रेड ब्लड सेल्स तो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है चलो। अब आसपास डब्ल्यूबीसीज भी आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि उस कट के अंदर से कोई ना कोई अगर बैक्टीरिया या वायरस एंटर करने की कोशिश करेगा मेरी बॉडी के अंदर, तो डब्ल्यूबीसीज और डब्ल्यूबीसीज जो है उस बैक्टीरिया को वहीं पर रोक देंगे और हमारे कट के अंदर एंटर नहीं करने देंगे। बात क्लियर है? लेकिन तुम एक चीज और देखते होगे, थोड़े टाइम बाद ना वो जो निशान है, वो जो घाव है ना, वो धीरे धीरे भरने लग जाता है। ऐसा किस वजह से होता है? वो जो घाव है, वो जो निशान है, वो भर किस वजह से रहा है? वो भर जाता है प्लेटलेट्स की वजह से। इन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि जब भी कोई कट या कोई भी वाउंड लग जाता है, कोई भी कट वट लग जाता है, तो उस जगह पर बहुत सारी प्लेटलेट्स आ जाती हैं और ब्लड को क्लॉट कर देती है। तुमने सोचा होगा, तुमने सुना होगा ब्लड ना क्लॉट हो जाता है। क्लॉट होने का मतलब क्या है? जम जाता है। तुम अगर कहीं पर तुम्हारे चोट वोट लगे ना और खून वून निकल जाए, तुम्हारे नहीं, मान लो मेरे चोट लग गई, ठीक है, तुम लोगों को कभी चोट ना लगे, मेरे चोट लग गई और मैं पूरा खून हो गया, मेरे सर से लेके पाँव तक खून ही खून है, मैं 2 या 3 घंटे तक ना ऐसी नॉर्मली खून के साथ बैठ गया, तो मैं क्या देखूंगा? मेरी स्किन ना टाइट हो गई। क्यों? क्यों? खून जम सा गया। वो खून जम क्यों गया? वो खून जम किस वजह से गया? वो जम गया है प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स क्या करती है? जब भी कोई कट लग जाता है ना, वहां पर आती है और वहां से निकलने वाले खून को क्लॉट कर देती है। क्लॉट कर देती है मतलब जमा देती है या कोगुलेट कर देती है। कोगुलेट मतलब होता है परत चढ़ा देती है ब्लड की, उसको सुखा देती है पूरे ब्लड को कट के ऊपर, ताकि अंदर वाला ब्लड अब बाहर ना निकल पाए। और धीरे 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 क्या होता है? वही चीज ठीक हो जाती है और हमारी स्किन वापसी आ जाती है। यानी कि प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, याद रखना। जैसे ऊपर वाले को हमने यूर्थोसाइट्स और
लिम्फोसाइट्स का था। यहाँ पर प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। इन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, हेल्प्स इन अ कोगुलेशन ऑफ अ ब्लड ऑन अ कट और अ बाउंड, मतलब किसी भी कट और किसी भी, यार कभी कभार जुबान स्लिप हो जाती है, ठीक है, किसी ना किसी कट या किसी ना किसी बाउंड के ऊपर हमारे ब्लड को जमाने का काम कर देती है, जिसके क्या होता है, ब्लड जमने की वजह से खून बाहर नहीं आ पाता और हमारा जो घाव है धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक तरह से ये प्लेटलेट्स हमारे घाव को ठीक करती है, हमारे घाव के ऊपर एक परत चढ़ा देती है, उसको पट्टी करने का काम करती है। ओके, अब चौथा और आखिरी कंपोनेंट हमारे ब्लड का आता है, जो तुम्हें इन तीनों के अंदर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। दिखाई क्यों नहीं दे रहा, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा इज अ ऑल लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड का जितना भी पार्ट है, जितने भी लिक्विड पार्ट है, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, यार ब्लड तो पूरा ही लिक्विड होता है, ब्लड तो पूरा ही लिक्विड होता है, तो ये प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा बिल्कुल सही है, जितना भी लिक्विड पार्ट है उसको हम लोगों ने प्लाज्मा कहा है। और हम लोग अपने ब्लड को प्लाज्मा फ्लूइड भी कहते हैं, हम लोग ब्लड को एक तरह से प्लाज्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरा जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसको हमने प्लाज्मा कंसिडर्ड किया है। उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक ब्लड के कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। इन्हीं कंपोनेंट्स के बीच में हमारी गैसेज, हमारे फूड, हमारा वेस्ट मटेरियल और हमारी एनर्जी, सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? अगली वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ब्लड बहता किसके अंदर है, ब्लड वेसल्स के अंदर, इसको पंप करने का काम कौन करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, कौन कौन बीच में आता है, क्या क्या नहीं आता। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए, बहुत बड़े वाला थैंक यू। और ये दिल मेरा लेके जाओ, ये रही मेरी तीर। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और जिस जिस बच्चे को वीडियो देखनी है मैथ्स की, वो जाए नीचे स्किलशाला चैनल को विजिट करे। और साथ ही साथ शिवम भाई बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहा है मैथ्स की, तुम्हारी स्क्रीन पे भी आ रही होगी, तुम उससे टैप कर सकते हो और जाकर के पढ़ सकते हो। बाय बाय।